हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी और सिविल सेवा परीक्षा की इस तैयारी में अब आपको मजा आने लगा होगा। हम लोग ज्योग्राफी कर रहे हैं, ज्योग्राफी का डिस्कशन चल रहा है। ज्योग्राफी में स्टडी IQ IAS हिंदी द्वारा प्रकाशित जो प्रथम किताब है, जिसको भौतिक भूगोल की संकल्पनाएं और परिकल्पनाओं के बारे में जो किताब है, उसके बारे में हम लोग उसको आधार बनाते हुए आगे की ओर चल रहे हैं। और आपको अगर आपके पास किताब है और किताब को लगातार आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप पाएंगे कि हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो पढ़ रहे हैं, ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक और चैप्टर बचा है, उसके बाद हमारी जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग शुरू करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। तो धीमे धीमे हम लोगों ने पेस भी पकड़ लिए, लेकिन आपसे एक शिकायत ये है कि आप सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं जितना शेयरिंग होनी चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतनी क्वालिटी एजुकेशन जो स्टडी IQ IAS हिंदी आपको प्रोवाइड करवा रहा है, और वो भी बिना किसी शुल्क के, तो ये इस पे सबका अधिकार होना चाहिए। जो अभी आपके दोस्त हैं, जो लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा की, तो आप कोशिश कीजिए कि उन लोगों तक भी ये चीज़ें पता पहुँचाई जा सके, जैसे उनको भी पता लगे कि इस प्रकार का भी कोई चैनल है जिसने सिविल सेवा की परीक्षा की जो तैयारी है वो बिल्कुल निःशुल्क लाके खड़ी कर दी है। लेकिन आप पाएंगे कि YouTube पे कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं। आप बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हाँ, आप मुझसे बात करें, आप मुझसे डाउट पूछें, लेकिन जो डाउट आप लोग इंस्टा पे या टेलीग्राम पे पूछते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं का रिप्लाई कर पाता हूँ। बहुत सारे लोग आप में से इंस्टा यूज़ नहीं कर पा रहे या टेलीग्राम पे मैसेज नहीं कर पाते, तो उन लोगों के जो डाउट हैं वो बरकरार रहते हैं। या आप बहुत बार चाहते हैं कि मैं आपके नोट्स चेक करूं, बहुत सारे लोग नोट्स भेज देते हैं कि सर ऐसे नोट्स बनाए हमने, आप एक बार चेक कर लीजिए। बहुत सारे लोग आंसर्स लिख के भेज देते हैं। तो कई बार मेरे लिए टाइम का कंस्ट्रेंट हो जाता है कि मैं सब चीज़ें नहीं देख पाता। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है आपके लिए बैच 4। तो स्टडी IQ IAS का 4th बैच आपको पता है लॉन्च हो रहा है, और ये 4th बैच जो लॉन्च हो रहा है कब से शुरू होगा? इसमें क्लासेस शुरू हो जाएंगी 22 अप्रैल से। और आपको पता होगा 21 अप्रैल को हम लोग क्या मना रहे हैं? सिविल सर्विस डे मना रहे हैं। ऐसा दिवस जो ब्यूरोक्रेसी को समर्पित है, ऐसा दिवस जो सिविल सर्वेंट्स को समर्पित है। तो स्टडी IQ IAS हिंदी भी इस डे को धूमधाम से आपके साथ मनाना चाह रहा है। जो पहले जो कोर्स की प्राइस थी, जो जब मेरा कोड आप लगाते थे, कोड आप यूज़ करते थे MB लाइव, तो वो आपको देखने को मिलती थी 18,999 रुपए की। लेकिन अब आप 21 अप्रैल तक अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक कोर्स मिल जाएगा मात्र 17,499 रुपए में। तो कोशिश कीजिए, अगर 2024 में आपको अटेम्प्ट देना है, 2024 में अगर आपको अटेम्प्ट देना है, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। इसके बाद इतना परफेक्ट और इतना गोल्डन जो अपॉर्चुनिटी है वो हो सकता है आपको ना मिल पाए। तो और प्राइस के उसमें भी आप देखोगे तो भारी जो छूट आपको देखने को मिल रही है, वो आप इसको ग्रैब कीजिए, जल्दी कीजिए। लेकिन ध्यान रखें कि आप कोड कौन सा यूज़ करें। कोड आप यूज़ करें MB लाइव। चलते हैं आगे की ओर। और आपको पता है कि हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। जियोमॉर्फिक प्रोसेस डिस्कशन करते करते हम लोगों ने इस चार्ट को पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि ऐसे कारक जो स्थल रूपों को प्रभावित करते हैं, ऐसे बल जो स्थल रूपों को प्रभावित करते हैं, वो कौन से होते हैं? वो 2 प्रकार के बल होते हैं। पहला हमने देखा था अंतरजातीय बल होते हैं, और दूसरा हमने देखा था बहिर्जातीय बल होते हैं, या मैं कह सकता हूँ एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस वो होते हैं। अगर अंतरजातीय बलों की मैं बात करूं तो हमने सबसे पहले देखा था पटल विरूपणी बल, और दूसरा देखा था आकस्मिक अंतरजातीय बल। पटल विरूपणी बल को हमने वो भी कहा था धीमी गति वाले बल, या इसी को हम लोग कहते हैं कौन से बल? डायस्ट्रोफिक, और इसको कहा जाता है कैटेस्ट्रोफिक। हमने जब डायस्ट्रोफिक की बात करी, जब पटल विरूपणी बल की बात करी, तो हमने देखा था ये 2 प्रकार के होते हैं, महादेशजनक एपिरोजेनिक और ऑरोजेनिक पर्वत निर्माणकारी। महादेशजनक की हमने जब बात करी थी तो हमने बात करी थी निर्गमन की और निमज्जन की, या मैं कहूँ अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट की। वहीं पर्वत निर्माणकारी की हमने जब बात करी थी तो हमने 2 प्रकार के बल देखे थे। पहला देखा था टेंशनल तनाव, और दूसरा देखा था संपीड़न या कंप्रेशनल फोर्स की हमने बात करी थी। हम लोग बहिर्जातीय बल पढ़ना शुरू कर दिए थे। बहिर्जातीय बल में हमने देखा था एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है अनाच्छादन, जिसको डेन्यूडेशन भी कहा जाता है। और डेन्यूडेशन के कुछ भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? अपक्षय, अपर्दन इसके भाग होते हैं।
तो हम लोग बात कर रहे थे अपक्षय के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे कि अपक्षय कितने प्रकार का होता है। हमने बात करी थी कि भौतिक अपक्षय क्या होता है, भौतिक अपक्षय कितने प्रकार का होता है। लेकिन अपक्षय से पहुंचने से पहले कुछ चीजें जो मेरे को लगता है कि आपको मुझे रिवाइज करवा देनी चाहिए। हम लोग शुरू करते हैं वलन से, वलन के प्रकारों से। आपको सबको पता है कि वलन कितने प्रकार का होता है। हमने कुछ प्रकार के वलन देखे थे, जिसमें सबसे पहले हमने ये चित्र देखने की कोशिश की थी, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था सममित वलन, जिसको हमने सिमेट्रिकल फोल्ड कहा था। ये था सिमेट्रिकल फोल्ड। इसमें हमने देखा था दोनों जो भुजाएं वो आपको बराबर झुकाव पे देखने को मिलेगी। इसके बाद हमने दूसरे वलन की बात करी थी, वो कैसा था, एसिमेट्रिकल था, असममित था। इस वलन में हमने देखा था एक भुजा का ढाल दूसरी भुजा के मुकाबले ज्यादा या कम आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद हमने बात करी थी एक विघ्नित वलन या मोनोक्लाइनल फोल्ड के बारे में। इसमें हमने देखा था कि एक भुजा और आपको कैसे देखने को मिलेगी, समकोण पे देखने को मिलेगी, किसकी, वलन की। इसके बाद हमने बात करी थी समनत वलन या आइसोक्लाइनल फोल्ड की हमने बात करी थी। इसमें जो दोनों भुजाएं वो इतनी ज्यादा करीब हो जाती हैं कि मुड़ते मुड़ते दोनों बहुत नजदीक आ गई, और क्या खतरा बना रहता है, इनका टूटने का खतरा बना रहता है, टूटने की संभावना बनी रहती है। परिवलित वलन या रिकम्बिनेंट फोल्ड की हमने जब बात करी तो हमने देखा था जब एक भुजा दूसरी भुजा पे क्षैतिज रूप से अब अपेक्षित होने लगी है, तो इस प्रकार के वलन को आपने क्या कहा था, परिवलित वलन कहा था। नापे हमने देखा था कि जब पहली भुजा दूसरी भुजा के कंपैरिजन में क्या करे, आगे की ओर निकल जाए। और ये ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि क्षैतिज रूप से एक से आगे की ओर ये निकल गई, तो इसको ग्रीवाखंड या नापे कहा जाता है। हमने बात करी थी संवलन की। संवलन बड़े क्षेत्र पे अगर प्रभाव पड़ रहा है तो उसको आप संवलन कहोगे, छोटे पे पड़ रहा है तो उसको आप वलन कहोगे। इसमें भी आपने कहा था कि जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है उसको उत्संवलन कहोगे, और जो नीचे धसा हुआ हिस्सा है उसको अवसंवलन हमने कहा था। इसके बाद हमने भूपटल विभंग की बात कही थी, क्रिस्टल फ्रैक्चर की बात कही थी। क्रिस्टल फ्रैक्चर कब होगा, जब किस प्रकार का बल लगेगा, जब तनाव मूलक बल लगेगा, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रिस्टल में फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। भूपटल क्या होगा, विभंग हो जाएगा, इसका अंग टूट जाएगा। इसके बाद हमने बात करी थी कि भूपटल विभंग में हम लोगों ने सबसे पहले चटकन देखा था। चटकन कुछ नहीं होता। चटकन को आप कैसे परिभाषित कर सकते हो या कैसे उसको बता सकते हो कि जब तनाव मूलक बल लग रहे होंगे तो भूपटल विभंग होगा, और भूपटल विभंग की अगर आकृति थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई तो उसी को आप चटकन कहोगे। लेकिन चटकन जो होता है फोल्ड से आपको छोटा देखने को मिलेगा। चटकन के बाद आपको क्या देखने को मिलेंगे, फोल्ड देखने को मिलेंगे, या मैं कहूँ चटकन के बाद ही आपको भ्रंश देखने को मिलेंगे। भ्रंश क्या होता है, भ्रंश में आप देखोगे कि तनाव मूलक बल लग रहा है और जो चट्टान है वो एक तल के सहारे खिसकना शुरू कर देती है। उस तल को क्या कहा जाता है, उस तल को कहा जाता है भ्रंश तल कहा जाता है। और यहाँ पे किस प्रकार की गति होती है, अपेक्षित गति होती है, तथा विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। हमने भ्रंशों के प्रकार देखे थे, भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने जाना था भ्रंश 3 प्रकार के होते हैं। पहला नॉर्मल फॉल्ट, दूसरा रिवर्स फॉल्ट, और तीसरा स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट नाम से पता लग रहा है जहाँ पे तनाव मूलक बल लग रहे होंगे और तनाव मूलक बल एक दूसरे से विपरीत दिशा में वो लगेंगे। जब विपरीत दिशा में लग रहे होंगे तो इस प्रकार के बलों में इस प्रकार का एक संचलन आपको देखने को मिलेगा, ऊपर और नीचे विपरीत दिशा में संचलन देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार का जो भ्रंश होगा इसको आप कैसा कहोगे, सामान्य भ्रंश, या इस प्रकार के फॉल्ट को आप क्या कहोगे, नॉर्मल फॉल्ट कहोगे। व्युत्क्रम भ्रंश नाम बता रहा है रिवर्स फॉल्ट, जो तनाव मूलक बल थे अब वो जिस प्रकार लगने चाहिए एक दूसरे के विपरीत दिशा में उस प्रकार नहीं लग रहे, एक दूसरे की ओर ये लग रहे हैं। जब एक दूसरे की ओर लग रहे हैं तब भी जो संचरण होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा यहाँ पे, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फॉल्ट कहा जाता है। अगर इसीलिए क्या है, ये फॉल्ट है। और किस प्रकार का फॉल्ट है, ये रिवर्स फॉल्ट है, अपोजिट डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। और सिर्फ अगर क्षैतिज गति आपको देखने को मिले, किसके कारण क्षैतिज गति आपको देखने को मिल रही है, तनाव मूलक बलों के कारण, तो वो किस प्रकार का है, वो है नति लंबी है, जिसको कहा जाता है स्ट्राइक फॉल्ट या स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ स्लीपिंग होगी, इसलिए नाम क्या है इसका, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। इसके हमने बात करना शुरू किया था बहिर्जातीय प्रक्रियाओं के बारे में, एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस के बारे में। इसमें हमने सबसे पहले एक शब्द देखा था कि अनाच्छादन क्या होता है। तो अनाच्छादन क्या होता है कि पृथ्वी पे जो विषमकारी आकृति आपको देखने को मिल रही है वो किसके कारण देखने को मिल रही है, अंतरजातीय बलों के कारण।
और उस विषमकारी जो आकृति है उनको कम करने की कोशिश कौन करेगा? बहिर्जातीय बल कम करने की कोशिश करेगा। और बहिर्जातीय बल जब उनको कम करने की कोशिश करता है तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को अनाच्छादन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो क्या अनाच्छादन की प्रक्रिया में और बहुत सारी चीजें आती हैं? तो हमें पता है कि हाँ, अनाच्छादन की प्रक्रिया में और भी बहुत सारी चीजें आती है, जिसमें हमने देखा था अपक्षय, वृहद संचलन, परिवहन और अपर्दन शामिल हैं। ये हमने देखा था। और हमने ये भी बात करी थी कि इसकी प्रथम प्रक्रिया डेन्यूडेशन या अनाच्छादन की प्रथम प्रक्रिया क्या है? तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रथम प्रक्रिया कौन सी होती है अनाच्छादन की। तो हमने ये बात हमने करी थी कि विशेषताएं उत्पन्न होती है किसके कारण? अंतरजातीय बलों के कारण। और इन विषमताओं को दूर कौन करता है? बहिर्जातीय बल इनको दूर करते हैं। और इनको सपाट बनाने का कार्य निरंतर करते रहते हैं कौन? बहिर्जातीय बल। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? डेन्यूडेशन या अनाच्छादन कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि ये दो प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है स्थैतिक और दूसरा हो सकता है गतिशील। स्टैटिक और डायनेमिक हो सकते हैं। स्टैटिक मतलब मैं एक ही जगह पे अगर शेल टूट रही है, फूट रही है, उसके अवसाद बन रहे हैं तो उसको आप क्या कहोगे? उसको आप स्टैटिक कहोगे। वहीं पे अगर शेल एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और जाते जाते उसके अवसाद बन रहे हैं, उसका निक्षेपण हो रहा है, उसका अपरदन हो रहा है, उसका अपक्षय हो रहा है, तो क्या अपक्षय हो सकता है उसका? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कौन सा कहता है? डायनेमिक प्रोसेस कहा जाता है। इसके बाद हमने बात कही थी सबसे पहले अपक्षय। अपक्षय की जब हमने बात करी थी तो हमने दो चीजों की बात करी थी। कौन कौन सी चीजों की बात करी थी? पहला, मौसम का प्रभाव इस पर पड़ेगा। दूसरा, जलवायु कारकों का इस पर प्रभाव पड़ेगा। और इसके कारण जो एक बड़ी शैल है, जो बड़ी चट्टान है, वो छोटे छोटे अवसादों में परिवर्तित हो जाएगी। और इसको किस में परिभाषित किया जाता है? अपक्षय को। अपक्षय की परिभाषा यही है। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है वेदरिंग। वेदरिंग नाम से भी पता लग रहा है किससे रिलेटेड होगी? वेदर से रिलेटेड होगी, मौसम से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे मौसम और जलवायु दो शब्द आपको देखने को मिले। अनाच्छादन की प्राथमिक प्रक्रिया, प्राथमिक अवस्था कौन सी है? अपक्षय है। अब अपक्षय कब होगा? आपको पता है कि अपक्षय की जो घटना है वो कैसी है? स्वस्थानिक घटना है, या इसको कहा जाता है इन सीटू कहा जाता है। इन सीटू। साथ ही साथ अपक्षय जब होता है तो किसका निर्माण होता है? अपक्षय जब निर्माण होता है तो छोटे छोटे अवसादों का निर्माण होता है, उसी से मिट्टी का निर्माण होता है, उसी से खनिजों का निर्माण भी होता है। इसके बाद हमने बात करी थी कि इस प्रक्रिया में जो कठोर और विशाल जो चट्टानें हैं उनका क्या होगा? महीन पदार्थों में विघटन हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि महीन पदार्थों में इसका क्या होगा? विघटन हो जाएगा। इसके बाद हमने बात करी थी कि अपक्षय को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो अपक्षय को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से थे वो भाग? तो आपको याद होने चाहिए कि अपक्षय को, अपक्षय या मैं कहूं वेदरिंग, इसको कितने भागों में हमने बांटा है? 3 भागों में हमने इसको विभाजित किया है। वो भाग कौन कौन से हैं? तो अपक्षय को हमने देखा था सबसे पहले भौतिक अपक्षय हो सकता है। भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग। दूसरा कौन सा हो सकता है? आपको पता है, रासायनिक अपक्षय। या इसको कहा जा सकता है केमिकल वेदरिंग। और तीसरा हमने देखा था जैविक अपक्षय। कौन सा देखा था तीसरा हमने? तीसरा हमने देखा था जैविक अपक्षय। या इसको कहा जा सकता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये बातें हमने करी थी। हमने देखा था कि सिर्फ भौतिक कारणों की वजह से अगर अपक्षय हो रहा है तो उसको आप फिजिकल वेदरिंग कहोगे। अगर सिर्फ किसके कारण हो रहा है? सिर्फ रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण हो रहा है या केमिकल प्रोसेसेस के कारण हो रहा है तो इसको आप कौन सा अपक्षय कहोगे? रासायनिक अपक्षय कहोगे।
और सिर्फ जैविक गतिविधियों के कारण हो रहा है तो उसको आप कौन सा अपक्षय कहोगे? जैविक अपक्षय कहोगे। लेकिन हमने एक और चीज देखी थी, अगर आपको याद हो, हमने देखा था कि जो तीनों अपक्षय हैं क्या ये अकेले अकेले काम करते हैं? तो हमने देखा था नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक शेल उसका जब विघटन हो रहा है, उसका जब अपक्षय हो रहा है तो सिर्फ एक के कारण हो रहा होगा। नहीं, हमने देखा था अपक्षय जो होगा वो तीनों की वजह से होगा। तीन अपक्षय जो होगा किसी भी चट्टान का तो वो तीनों की वजह से होगा। कौन तीनों की वजह से? तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले भौतिक अपक्षय, भौतिक हो सकता है, रासायनिक होगा, और जैविक होगा। तीनों अपक्षय एक साथ कार्य कर रहे होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि सिर्फ एक अपक्षय के कारण, सिर्फ भौतिक अपक्षय के कारण या सिर्फ रासायनिक अपक्षय के कारण शैल का या चट्टान का क्या हो जाए? अपक्षय हो जाए, उसका विघटन हो जाए, वो छोटे छोटे अवसादों में परिवर्तित हो जाए। उसके पीछे ये तीनों कारक जिम्मेदार हैं। कौन कौन से? भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी एक अपक्षय का प्रभाव बहुत ज्यादा आपको देखने को मिले। मान लीजिए कोई चट्टान ऐसी है जो पानी के बहुत पास है, पानी के बहुत पास है तो वहां पे कौन सा अपक्षय आपको ज्यादा देखने को मिलेगा? तो पानी में वो घुलती रहेगी लगातार। मान लीजिए कोई चूना पत्थर की चट्टान है और कैल्शियम की कोई चट्टान है, तो कैल्शियम या चूना पत्थर की जो चट्टान है वो पानी के पास है, तो आपको पता है कि चूना जो होता है पानी में घुल जाता है। तो जब पानी में वो घुल जाएगा तो आप देखोगे वो घुलनशील होता है, इसलिए वो घुल जाएगा। तो यहाँ पे किस प्रकार का अपक्षय ज्यादा हो रहा है? यहाँ पे रासायनिक अपक्षय ज्यादा हो रहा है। मान लीजिए कोई चट्टान जंगलों में है, जंगलों में बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ की जड़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उस चट्टान पे लगातार बल लगाती जा रही हैं, उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो उस प्रकार का जो अपक्षय होगा वो जैविक अपक्षय हो जाएगा। वहीं पे मान लीजिए एक चट्टान रेगिस्तान में है और रेगिस्तान में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, रात के समय में बहुत कम हो जा रहा है तापमान, तो इस प्रकार का अपक्षय भौतिक अपक्षय हो सकता है। लेकिन फिर से वही बात, कभी भी तीनों अपक्षय ऐसा नहीं होगा कि अकेले अकेले काम कर रहे होंगे। तीनों अपक्षय साथ में मिलकर कार्य कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है किसी अपक्षय, कोई भौतिक अपक्षय या रासायनिक अपक्षय या जैविक अपक्षय, उसका किसी एक का प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिल जाए। आगे जब हमने बात करी थी तो हमने देखा था भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग क्या होता है। तो हमने सबसे पहले देखा था कि तापमान में अगर परिवर्तन हो रहे हैं, अगर चेंज हो रहा है, किसमें? चेंज इन टेम्परेचर। क्या हो रहा है? चेंज इन टेम्परेचर। अगर तापमान में लगातार परिवर्तन हो रहा है तो प्रसार होगा और संकुचन होगा। जब प्रसार और संकुचन लगातार होता रहेगा तो चट्टान कमजोर हो जाएगी। कमजोर होने के बाद आप देखोगे परत दर परत वो टूटने लगेगी। टूटने लगेगी इसका मतलब क्या है? उसमें अवसाद बनना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर में हमने देखा था कि चट्टान में दरारें बन गई हैं और बारिश के बाद क्या हो रहा है कि कुछ पानी रस रस के कहाँ पे पहुंच रहा है? उन दरारों में पहुंच रहा है। जब तापमान में कमी आएगी तो वो जो पानी है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाएगा। किसका क्रिस्टल बन जाएगा? जल का क्रिस्टल बन जाएगा। वो बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा और ठोस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। धीमे धीमे जैसे और पानी आता जाएगा वो सब किस में परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगे? वो सब क्रिस्टल में परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगे, वो सब बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। और धीमे धीमे जो दरार की जो आकार था वो धीमे धीमे क्या होगा? बढ़ने लग जाएगा। जब दरार का आकार बढ़ेगा, एक दिन ऐसा होगा जब दरार का आकार इतना बढ़ जाएगा कि वो दरार इस पूरी शैल को कुछ टुकड़ों में क्या कर देगी? तोड़ देगी। तो इस प्रकार से जल का क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? किसके लिए जिम्मेदार है? भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। दबाव में कमी, रिडक्शन इन प्रेशर, रिडक्शन इन प्रेशर। इसमें हमने देखा था कि कुछ शैल है, कोई चट्टान है जो बहुत सारी चट्टानों के नीचे दबी हुई है,
लेकिन किसी कारण से जो ऊपर वाली चट्टान है वो हट गई है, हो सकता है उनका अपक्षय हो गया, या मनुष्य द्वारा हटा दी गई है, या कुछ वृहद संचलन हो गया है, वो नीचे खिसक गई हैं, तो किसी भी प्रकार वो चट्टान है उसके ऊपर से हट गई, तो अब वो जो नीचे दबी हुई चट्टान थी, अब उसका क्या शुरू हो जाए, उसमें प्रेशर में कमी आ गई है, उसके में क्या दबाव में कमी आ गई है, तो उसका क्या शुरू हो जाएगा, भौतिक अपक्षय शुरू हो जाएगा। और हमने देखा था वनस्पति और जीवों द्वारा यांत्रिक गति से, मतलब लगातार अगर कोई जानवर है, जो मान लीजिए कोई हाथी है और वो डेली आके एक शैल है और यहाँ पे आके खुद को रगड़ता है, तो धीमे धीमे क्या होगा, चट्टान जो होगी जहाँ से हाथी रगड़ना शुरू होगा, वहां से आप देखोगे कि उसके छोटे छोटे महीन जो अवसाद है वो वहाँ पे गिरना शुरू हो जाएंगे, और हवा के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह भी चले जाएंगे। और जो शैल थी वो मान लीजिए पहले बहुत उबड़ खाबड़ थी, और वहाँ पे आगे हाथी ने रगड़ना शुरू करा, और लगातार ये प्रक्रिया 10-15 साल तक होती रही, तो आप देखोगे वो शैल इस तरफ से सपाट होना शुरू हो जाएगी। वो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि जो यांत्रिक क्रिया के कारण क्या हुआ, उसका अपक्षय हुआ, फिजिकल उसकी वेदरिंग हो गई। इसके बाद बात करते हैं रासायनिक अपक्षय। अभी तक हमने देखा भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय में हमने देखा टेम्परेचर के कारण हो सकता है, दबाव के कारण हो सकता है, या यांत्रिक क्रिया के कारण हो सकता है। इस प्रकार हमने बहुत सारी चीजें देखी। अब हम बात करेंगे रासायनिक अपक्षय, या मैं कहूँ केमिकल वेदरिंग। नाम इसका आपको बता रहा है कि ये किस प्रकार की अपक्षय है, केमिकल। यहाँ पे बहुत सारी आपको रासायनिक अभिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। अब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, पहले इसको समझ लेते हैं कि रासायनिक क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो आप सबको एक चीज पता है कि मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन है और आपके पास ऑक्सीजन है, तो ये आपको क्या बना के दे देगा, ये आपको बना के दे देगा पानी, 2H2O, ये आपको बना के दे देगा। तो ये क्या चीज हुई आपके सामने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बन गया, पानी बन गया। तो ये जो चीज हुई ये क्या है, यही है रासायनिक अभिक्रिया। इसी को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। अब यही चीजें अगर ऐसे ही कोई केमिकल रिएक्शन अगर किसी शेल के साथ होना शुरू हो जाए, शेल के साथ कैसे हो सकती है, मान लीजिए कि आपके पास कोई चट्टान थी जो किससे बनी हुई थी, कैल्शियम से बनी हुई थी। किससे बनी हुई है चट्टान, कैल्शियम से बनी हुई है। कैल्शियम, या मैं इसको ऐसे कह देता हूं कि कोई चट्टान है जो चूना पत्थर की चट्टान है। चूना पत्थर में कैल्शियम होता है, चूना पत्थर की वो चट्टान है, और ये किसके कांटेक्ट में आ गई है, ये कांटेक्ट में आ गई है किसके, पानी के। पानी किसी चूना पत्थर की चट्टान के सहारे से होकर गुजर रहा है। तो आप देखेंगे जो कैल्शियम की चट्टान, पहले कुछ आकार उसका मान लीजिए इतना बड़ा था, और यहां से उसके बिल्कुल पास से क्या गुजर रहा है, पानी गुजर रहा है। तो आप पाएंगे कि ये वाला जो हिस्सा है चट्टान का वो इससे अलग हो जाएगा। अब ये चट्टान कुछ इस प्रकार की आपको दिखेगी। क्या हुआ यहाँ पे, आप देखोगे कि जो कैल्शियम था वो किसके साथ चला गया, पानी में घुल के साथ, पानी में चूंकि वो घुलनशील था तो पानी में क्या हो गया, वो घुल गया, और उसने क्या बना लिया, एक सॉल्यूशन बना लिया। क्या बना लिया, एक सॉल्यूशन बना लिया पानी के साथ। धीमे धीमे आप देखोगे कि चट्टान इस प्रकार और कटती हो जाएगी, क्योंकि पानी इसको काटने की कोशिश करता जाएगा, और धीमे धीमे पूरी चट्टान खत्म हो जाएगी। तो क्या हुआ यहाँ पे, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। किस किस के बीच में, कैल्शियम और पानी के बीच में कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो इस प्रकार से अगर कोई अपक्षय होगा तो आप उस अपक्षय को कौन सा अपक्षय बताओगे, उसको आप बताओगे रासायनिक अपक्षय, या उसको आप बताओगे केमिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग कितने प्रकार की होती है, हमने देखा था भौतिक जो अपक्षय होता है या फिजिकल जो वेदरिंग होती है उसके भी कुछ प्रकार थे। उसी प्रकार रासायनिक अपक्षय के भी कुछ प्रकार हैं। कौन कौन से, पहला हम आप देख रहे हो जल योजन इसको कहा जाता है, दूसरा जल अपघटन इसको कहा जाता है, तीसरा ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण इसको कहा जाता है,
और चौथा है कार्बोनेशन और डीकार्बोनेशन कहा जाता है। अब हम इसको नाम समझने की कोशिश करते हैं। जल योजन, जल जुड़ रहा है, जल का अपघटन हो रहा है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आपको पता होगा ऑक्सीकरण क्या होता है, हाँ ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। कार्बोनेशन, कार्बन जुड़ रहा है, या डीकार्बोनेशन, कार्बन अलग हो रहा है। तो इस प्रकार आप देख रहे हो या तो कुछ जुड़ रहा है या कुछ अलग हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ रासायनिक क्रियाएं इसके साथ चलती रहेंगी, और चूंकि यहाँ पे रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो एक इस प्रकार का है रासायनिक अपक्षय है। सबसे पहले हम चलते हैं जल योजन पर, या जिसको कहा जाता है हाइड्रेशन। देखिए मैं फिर से आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफी में या भूगोल को पढ़ते समय अगर आपने हेडिंग अच्छे से पढ़ ली, आपने नाम अच्छे से पढ़ लिए, इसका मतलब यह है कि आपने आधा काम कर लिया है। तो जल योजन, जल योजन जल का योग है। तो अगर आपको कहीं पे भी क्या हो रहा है, जल किसी के साथ जुड़ रहा है, जल का योग हो रहा है, तो उसको आप क्या कह सकते हो, जल योजन कह सकते हो। जिसमें जल किसी खनिज के रासायनिक संगठन का भाग बन जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ विशेष प्रकार के खनिज जल धारण करके विस्तृत हो जाते हैं, एवं यह विस्तार चट्टानों के आयतन में वृद्धि का कारण बनता है। इस प्रकार चट्टानों के आयतन में वृद्धि के कारण उनके कणों और खनिजों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण चट्टानें फैलकर टूट जाती हैं। अब इसने क्या कहने की कोशिश करी, आप समझिए। आपने कभी बादाम, आप सब खाते होंगे बादाम, बादाम को आपने क्या किया, बादाम को आपने एक गिलास में जिसमें पानी भरा हुआ है, बादाम को इसमें डाल दिया। बादाम का आकार मान लीजिए पहले कुछ ऐसा था, आपने रात भर उसको पानी में रखा। अब बादाम का आप आकार जो देखोगे वो कुछ बड़ा दिखेगा इससे। क्या हुआ, वो उसने जो पानी था उसका अवशोषण किया, पानी को एब्जॉर्ब किया, और अब उसके आकार में क्या हुआ, विस्तार हो गया। अच्छा, आपने मान लीजिए 2-3 दिन बादाम को उसमें रखा, तो हो सकता है कि बादाम का जो छिलका है, बादाम का क्या है, जो छिलका है वो फटने लग जाए। उसमें आप देखोगे कि वो अपने आप हटने लग गया, एक किसी कोने से उसमें क्रैक जैसा हुआ और वो वहां से छिलका हटने लग गया। तो ये जो छिलका है ये क्या होगा, अपने आप इससे हटने लग जाएगा। क्यों हटने लगा ये, क्योंकि बादाम का जो आकार है वो पहले तो छोटा था, तो उस पर वो छिलका बहुत आसानी से फिट हो जाता था। लेकिन बादाम जैसे जैसे पानी अवशोषित करके उसका आकार बढ़ता गया, तो अब वो छिलका उसके लिए छोटा हो गया। जब छोटा हो गया तो किस प्रकार का बल लगना वहां पे शुरू हो गया, वहां पे तनाव, वहां पे टेंशन होने लग गई। और जब टेंशन वाला बल आएगा, तनाव वाला बल आएगा, तो क्या करेगा, आपको पता है क्रैक डेवलप करेगा। तो उसी प्रकार का क्रैक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए अगर आप समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, आपके पास चट्टान थी कैल्शियम सल्फेट की। कैल्शियम सल्फेट ने क्या किया, जल को अवशोषित कर लिया, और जल को अवशोषित करने के बाद ये किसमें परिवर्तित हो गया, जिप्सम में बदल जाता है। इसका मतलब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आपके पास कैल्शियम सल्फेट है, ये कैल्शियम सल्फेट है आपके पास, आपने क्या किया, इसमें पानी जल योजन हो रहा है, तो आप देख पा रहे हो जल का योजन हो रहा है, जल यहाँ पे जुड़ रहा है। इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा CA2SO4.H2O। यहाँ पे जो आपको सूत्र देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला देखने को मिल रहा है केमिकल, ये किसका फॉर्मूला है, आप पाएंगे ये किसका फॉर्मूला है, ये है जिप्सम का फॉर्मूला। आपके पास चट्टान किसकी थी, कैल्शियम सल्फेट की आपके पास चट्टान थी, उसमें क्या जुड़ा, उसमें जल जुड़ गया, और जल जुड़ने के साथ वो किसमें परिवर्तित हो गया, जिप्सम में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जल योजन के साथ क्या हुआ, यहाँ पे अपक्षय हो गया। तो इस प्रकार के अपक्षय को आप क्या, कौन सा अपक्षय कहोगे, जल योजन रासायनिक अपक्षय आप इसको कहोगे। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं, और आगे की ओर आप देखोगे जल अपघटन।
अभी हमने बात करी थी जल योजन की, जिसमें जल का क्या हो रहा था, जल जुड़ रहा था। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जल अपघटन की, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में कुछ नहीं होगा, सिर्फ जल के साथ रिएक्शन होगी। खनिजों के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, जल अपघटन कहा जाता है, या इसी को हाइड्रोलाइसिस भी कहा जाता है। इसमें तत्वों तथा जल के बीच कुछ रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अन्य यौगिकों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जो फेल्ड्स्पार है, इसमें जल अपघटन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हो जाएगा, चीका का और सिलिका का निर्माण हो जाएगा। अब अभी आप ये यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जल अपघटन और जल योजन में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो आप पाएंगे कि जल अपघटन का एक हिस्सा क्या है, जल योजन है। जल अपघटन में क्या हो रहा है, पानी के साथ कोई रिएक्शन हो रही है। इसमें जरूरी नहीं है कि वो पानी के साथ जुड़े, लेकिन अगर वो पानी के साथ जुड़ गया तो वो किसमें क्या कहलाएगा, जल योजन कहलाएगा। और इसको इस प्रकार आप समझ सकते हो, ये बहुत बड़ी वाली जो चीज है ये क्या है, ये है हाइड्रोलाइसिस। ये क्या है, हमने बात कही थी हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन है। ये जल अपघटन, वहीं पे जो छोटा हिस्सा है इसको आप क्या कहोगे, तो हमने इसको क्या कहा था, आपको याद होना चाहिए, इसको हमने जल योजन कहा था या हाइड्रेशन कहा था। तो जो छोटा हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो जल योजन। आगे की ओर चलते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होगा, नाम बता रहा है कि कुछ चीज किससे रिलेटेड है, ऑक्सीजन से रिलेटेड है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन से रिलेटेड मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के संयोग अगर हो रहा है तो उसको आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन कहोगे। और जिससे किसका निर्माण होता है, ऑक्साइड का निर्माण होता है। इससे चट्टानों में क्या शुरू हो जाता है, अपघटन हो जाता है। और इन चट्टानों में लोहे के यौगिक अधिक होते हैं, उनमें ऑक्सीकरण का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलेगा। अब लोहे की यौगिकों की यहाँ पे क्यों बात की गई, आप अगर आपके पास लोहा है और लोहे की कोई वस्तु है आपके पास, आपने क्या किया, उसको बाहर रख दिया और बाहर कुछ 2-3 महीने वो बाहर जब रहा, और जब उसको आप देखोगे 2-3 महीने बाद तो आप उस पर जंग लगी पाओगे। तो वो जंग क्या है, वो जंग है ये ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब ये कि आपके पास क्या था, आपके पास था आयरन, आपके पास था फेरस, इसको कहा जाता है फेरस, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है आयरन, लोहा। इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, तो ऑक्सीजन इसके साथ संयोग करेगी, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण या कहूं ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये ऑक्सीजन आई कहां से, तो हमें हम क्लाइमेटोलॉजी में तो और अच्छे से पढ़ेंगे। हमें पता है कि पृथ्वी के पास क्या है, वायुमंडल है, उस वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, उस वायुमंडल में एक गैस है जिसका नाम क्या है, ऑक्सीजन है। तो वहां से जो ऑक्सीजन है वो उसने इस लोहे की वस्तु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करी और क्या बना लिया, FeO2, फेरस ऑक्साइड उसने बना लिया। ये क्या बन गया आपके पास, ऑक्साइड बन चुका है, ऑक्साइड। देखो मैं इनको है ना, ये Fe2O3 होगा या Fe2O5 होगा, उससे हमको ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि हम केमिस्ट्री की क्लास नहीं पढ़ रहे हैं। हमें बस ये पता लगना चाहिए कि ऑक्सीकरण क्या हो रहा है। तो ऑक्सीकरण में आप पा रहे हो कि ऑक्सीजन किसी वस्तु के साथ, किसी खनिज के साथ क्या कर रही है, संयोग कर रही है। उदाहरण के लिए जो आग्नेय चट्टानों में जिसमें लोहा सल्फाइड और पायराइट की रूप में पाया जाता है, इन पर ऑक्सीकरण के प्रभाव से प्राय जंग लग जाती है और चट्टानें कैसी पड़ जाएंगी, ढीली पड़ जाती है। उनकी पकड़ क्या होगी, वो ढीली हो जाएगी। जब पकड़ ढीली हो गई तो चट्टान क्या हुआ, टूट जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, अपक्षय होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ऑक्सीकरण जिसको कहा जाता है। कार्बोनेशन और डीकार्बोनेशन, फिर से नाम बता रहा है कि कार्बोनेशन मतलब कार्बन यहाँ पे जुड़ेगा, डीकार्बोनेशन मतलब वहां पे कार्बन उससे अलग होगा।
तो कार्बन डाइऑक्साइड के जल के साथ संयोग से कार्बनिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और कुछ खनिज जैसे चूना पत्थर और डोलोमाइट आदि कार्बनिक अम्ल में घुलनशील होते हैं। कार्बनिक अम्ल चूना पत्थर में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम बाइकार्बोनेट में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, और जो वर्षा जल में विलयित होकर डिकार्बोनेशन भूमिगत जल में रूप में प्रवाहित होने लगता है। अब इसने बहुत बड़ी बड़ी बात यहाँ पे कह दी। अब वो क्या बड़ी बात कही है समझते हैं। पहले क्या बात कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के जल के साथ संयोग से किसका निर्माण होता है, कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यह है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। किसके साथ जुड़ना है, इसको पानी के साथ जुड़ना है, और जैसे ही पानी के साथ जुड़ेगी आपको एक कार्बनिक अम्ल मिलेगा जिसको कहा जाता है HTCO3, कार्बनिक एसिड इसको कहा जाता है। ये जो कार्बनिक एसिड है ये जब कैल्शियम के साथ क्रिया करेगा, किसके साथ, कैल्शियम के साथ, या चूना पत्थर की कोई चट्टान के साथ जब रिएक्शन करेगा तो कार्बनिक अम्ल चूना पत्थर में उपस्थित जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इस चूना पत्थर में क्या उपस्थित होगा, कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित होगा। यह है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को किस में परिवर्तित कर देगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में परिवर्तित कर देगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया। कैल्शियम बाइकार्बोनेट में क्या कर देगा, बदल देगा। और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिला आपको, जब वर्षा का जल आएगा, वर्षा के जल के साथ घुल के ये कहाँ चला जाएगा, विलयित होकर डिकार्बोनेटेड जो भूमिगत जल के रूप में प्रवाहित होने लगता है। समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड थी और पानी था। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, वातावरण से आई। पानी कहाँ से आया, वातावरण से आया। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी एक साथ मिले तो उन्होंने किसका निर्माण किया, H2CO3 का निर्माण किया। ये क्या है, कार्बनिक अम्ल है। आप एनवायरमेंट और इकोलॉजी में भी ये पढ़ोगे, क्योंकि CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो गैस कहाँ से निकलेगी, वो इंडस्ट्री से निकलेगी। उसके बहुत सारे स्रोत होते हैं, जैसे हम भी किसका स्रोत हैं, जो मनुष्य है या जो भी जीव हैं वो किसका स्रोत है, क्या छोड़ते हैं हम लोग बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर छोड़ते हैं। और जब बारिश होती है, मान लीजिए एक एरिया अज्यूम कीजिए, आगरा का एरिया है, आगरा में ताजमहल है, इसके लिए मैं आपको वहां वाला एरिया बता रहा हूँ। तो आगरा में क्या हुआ, आगरा के आसपास मथुरा में आप देखोगे कि पेट्रोलियम रिफाइनरी है, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है वो ऊपर की ओर उठती है, और जब बारिश होती है तो बारिश जब होगी तो H2O और CO2 मिल जाएगा। H2O और CO2 एक साथ मिल गए। अब इन्होंने किसका निर्माण कर लिया, इन्होंने निर्माण कर लिया कार्बनिक अम्ल का, कार्बनिक एसिड का इन्होंने निर्माण कर लिया। अब ये जो कार्बनिक एसिड है ये कौन सी चट्टान के साथ जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर की चट्टान, आगरा में ताजमहल है, ताजमहल किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। तो जब ये कैल्शियम कार्बोनेट और ये एसिड एक दोनों, ये एसिड वाली जो बारिश है या जिसको एसिड रेन कहा जाता है, जब ये एसिड रेन ताजमहल पे होगी तो किस में परिवर्तित हो जाएगी, वो परिवर्तित हो जाएगी कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। और इसलिए क्या, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ताजमहल है वो धीमे धीमे जो सफेद था कैसा होता जा रहा है, पीलापन उस पर आता जा रहा है और वो कमजोर होता जा रहा है। कमजोर कैसे होता जा रहा है, अब अगर ताजमहल की दीवारों पे इसी प्रकार अगर एसिड रेन होती रही तो आप उस पर अगर ऐसे हाथ लगाओगे तो आपको अपने हाथ पे पाउडर पाउडर जैसा फील होगा। वो पाउडर क्या है, वो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। तो आप देख रहे हो कि कैसे कार्बोनेशन हुआ और कैसे डीकार्बोनेशन हुआ। इसी प्रक्रिया को कार्बोनेशन कहा जाता है, इस प्रक्रिया को डीकार्बोनेशन कहा जाता है। जब कार्बोनेशन और डीकार्बोनेशन होगा तो हाथ में जो पाउडर होगा वो क्या है, उसके अवसाद हैं छोटे छोटे, क्या होना शुरू हो गया, उसका अपक्षय होना शुरू हो गया। और किस कारण हो रहा है, इतना बड़ा ये केमिकल रिएक्शन आपको दिख रहा है को मिल रहा है, तो इसको क्या कहोगे आप, रासायनिक अपक्षय इसको कहोगे। अच्छा, जैविक गतिविधियों से कैसे अपक्षय हो सकता है, तो जैविक जो गतिविधियां होती हैं इसमें दोनों चीजें काम करेगी। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीजें हमने देखा था। भौतिक अपक्षय भी यहाँ पे काम करेगा और रासायनिक अपक्षय भी आपको यहाँ पे काम करने को देखने को मिलेगा। अब कैसे होता है, केंचुआ, दीमक, चूहे, ये सब क्या करते हैं, ये सब बिल बनाते हैं, चट्टानों में छेद करते रहते हैं, होल बनाना शुरू कर देते हैं, उससे चट्टानें क्या होती हैं, कमजोर होना शुरू हो जाती है और क्या शुरू हो जाता है, उनका अपक्षय शुरू हो जाता है। मनुष्य द्वारा भी क्या किया जाता है, कृषि की जाती है। पहले हम लोग हल चलाते थे, अब ट्रैक्टर चलाते हैं, उससे भी क्या होता है, अपक्षय होना शुरू हो जाता है।
पौधों की जो जड़ें होती हैं वो भी कभी कभी चट्टानों को भेद कर अपक्षय की प्रक्रिया में क्या करती हैं, सहायता करती हैं, वो भी सहायक होती हैं। तो ये हमने पढ़ा क्या, अपक्षय हमने पढ़ा। अपक्षय में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार अगर हम फिर से रिवाइज करने की कोशिश करें तो हमने अपक्षय या मैं कहूं वेदरिंग, अपक्षय और वेदरिंग 3 प्रकार की हमने पढ़ी, फिजिकल या भौतिक, केमिकल रासायनिक, बायोलॉजिकल जैविक। अच्छा, फिजिकल वेदरिंग के हमने 4 पार्ट देखे थे, कौन कौन से थे? तो फिजिकल वेदरिंग के 4 पार्ट आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से थे? तापमान में परिवर्तन अगर हो रहा है तो उसको आप क्या कहोगे? तापमान में परिवर्तन, जल का क्रिस्टलीकरण, दबाव में कमी और वनस्पति और जीवों की यांत्रिक क्रिया द्वारा। तो ये लिखा जा सकता है वहां पे। पहला हमने देखा तापमान में परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, जल का क्रिस्टलीकरण। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा दबाव में कमी। इसके बाद हमने यांत्रिक, जीव और वनस्पतियों द्वारा जो यांत्रिक क्रिया होगी उसके कारण भी क्या हो सकता है? उसके कारण भी भौतिक अपक्षय हो सकता है। इसके बाद हमने बात करी केमिकल वेदरिंग की। केमिकल वेदरिंग में हमने देखा या तो होगा हाइड्रेशन, जल योजन, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या कार्बोनेशन और डीकार्बोनेशन। ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग के लिए चूहे, दीमक जिम्मेदार हैं, मनुष्य भी जिम्मेदार है और पेड़ पौधे भी जिम्मेदार हैं। तो इससे हमारा एक टॉपिक, जो मुख्य टॉपिक था अपक्षय वेदरिंग, ये खत्म होता है। देखिए, आपसे यूपीएससी हो सकता है डायरेक्टली ये सवाल पूछ ले कि अपक्षय के बारे में आप समझाइए। 15 नंबर का आपको सवाल दे दिया जिसमें आपको अपक्षय के बारे में सारा समझाना है, वेदरिंग के बारे में समझाना है। तो आप आज अपना प्रश्न लिखिए कि अपक्षय एकदम सीधा सवाल, अपक्षय तथा अपक्षय से होने वाली क्रियाओं को समझाइए तथा अपक्षय किस प्रकार प्रकृति के लिए उपयोगी है। ये आपका प्रश्न है। आपको बताना है अपक्षय और अपक्षय से होने वाली क्रिया को समझाइए तथा जो अपक्षय है वो किस प्रकार प्रकृति के लिए उपयोगी है, नेचर के लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये आप मेरे को भेज सकते हैं अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम क्या है? मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी। या इसको आप मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल पे। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक, जो महत्वपूर्ण टॉपिक था अपक्षय, वो खत्म हो गया है। तो अब बहिर्जातीय बलों में हमने अपक्षय खत्म कर लिया है। अपक्षय के बाद जो मुख्य टॉपिक है हमारे पास वो है अपर्दन, और अपर्दन के बाद हम लोग देखेंगे वृहद संचलन।
जो अपवर्तन और वृहद संचलन है ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम स्थल आकृतियों को देखेंगे। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम दोनों चीज़ें खत्म कर दें, अपवर्तन और वृहद संचलन। अगर नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, हम लोग एक और क्लास ले लेंगे, लेकिन हम चलेंगे आराम से, इतने आराम से कि जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ये जो दिक्कत है ये आपको कहाँ देखने को नहीं मिलेगी। ये जो दिक्कत है कि आपको लगता है कि ये क्लास में मन अभी लगना शुरू ही तो हुआ था और क्लास खत्म हो गई है, या क्लास के जो डाउट है वो मैं सर से कैसे पूछूं, तो उसके लिए आपका सॉल्यूशन क्या है? उसके लिए आपका सॉल्यूशन है कि आप बैच 4 में एनरोल हो जाइए। बैच 4 एक फाउंडेशन बैच है जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी भी करवाई जाएगी। और ये जो कोर्स है ये कब से शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है 22 अप्रैल से। 21 अप्रैल को चूंकि सिविल सर्विस डे है, इसके उपलक्ष्य में स्टडी IQ IAS द्वारा ये जो कोर्स है ये आपको मिल सकता है मात्र 17,499 में। लेकिन इसके लिए आपको याद रखना है कि आप कोड कौन सा यूज करें। आप कोड यूज करें MB लाइव। आप जैसे ही कोड MB लाइव यूज करते हैं तो क्या होगा, एक कोर्स की जो ओरिजिनल प्राइस है 30,500 रुपए से घट के वो कितने में मिल जाएगी? आपको 17,499 रुपए में मिल जाएगी। तो देर नहीं करनी है। अगर 2024 का अटेम्प्ट देना है, या मैं ये कह दूं कि 2025 का भी देना है, क्योंकि कोर्स की जो वैधता है वो 2 साल की है, तो आप फटाफट से एनरोल हो जाइए। क्योंकि इस ना तो इस प्राइस में आपको कोई इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा देगा, और दूसरी बात ये कि आपने सारे टीचर्स को आपने देख लिया है कि लोग कैसा पढ़ा रहे हैं। तो मिलते हैं कल इसी समय। किसके साथ? हम लोग मिलेंगे इरोजन के साथ, हम लोग मिलेंगे अपवर्तन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए और सेशन को शेयर और लाइक करते रहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।